हेलो दोस्तों, मैं कौशल अली सैयद हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करते हैं। आपके काफ़ी मैसेजेस हमें मिल रहे हैं और सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगने लगा है। कुछ लोगों ने फरमाइश की है कि बड़े राजनीतिक दलों के कुछ नेताओं को लाकर मुस्लिम राजनीति पर कोई कार्यक्रम कीजिए। इसलिए आप सबकी फरमाइश पे हमने नया एक एपिसोड सीरीज़ चालू किया है व्यक्ति विशेष के नाम से। ये पहला एपिसोड है। आज के इस प्रोग्राम में हम जिस शख्सियत के साथ में आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वो पत्रकार भी रहे हैं, सूफी भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, या यूं कहिए ये ऑल इन वन है। सूफी अनवर हुसैन। सूफी यानी संत। संत का मतलब होता है जाति और धर्म से परे। इंसानियत ही इनका धर्म होता है, खुदा का बंदा जो सबका है और सबके लिए है। फकीराना मिजाज, दिल का धनी, कायनात की सारी शक्तियों के अनुकूल, फरिश्ते भी जिसकी मदद करते हैं, समूचे ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने वाला, जिसके आत्मबल के सामने दुनिया की कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती, इंसानियत के दिल में फल फूलने वाला एक खुशगवार रंगीन बगीचा, जहां सूफियाना मिजाज रखने वाले लोग इंसान की शक्ल में डोलते दिखते हैं। ऐसे मिजाज का इंसान जब राजनीति के अखाड़े में कूदता है तब राजनीति का गंदा नाला भी पवित्र हो जाता है। राजनीति का शुद्धिकरण होता है। इंसान की गिनती इंसानों जैसे होने लगती है। टोलाशाही और ठोकशाही की जगह पर लोकतंत्र का जन्म होता है। धरती पर स्वर्ग उतर आता है। एक सूफी बीजेपी ने इनकी इन्हीं खूबियों को पहचान कर इन जैसे लोगों को भाजपा पार्टी ज्वाइन करने का न्योता दिया है, क्योंकि यह हर मर्ज की दवा है। यह बातों बातों में ही किसी के दिल के मरीज का, किसी भटके हुए राही का इलाज करने की कुव्वत रखते हैं। जब ये राजनीति के आला बाजार में भी होते हैं तो दिल में इनकी इबादत चलती रहती है। खुदा की बंदगी में ये इतने डूबे रहते हैं कि इनको कोई नशे की जरूरत नहीं। फर्जी लोगों की झूठी बातों से ये परेशान नहीं होते। उन्हें नज़रअंदाज करना आता है। पैसों से इन्हें कोई खरीद नहीं सकता। बेशक किसी पीर और संत की तरह इनको वाक सिद्धि है, यानी ये जो कहते हैं वह होता है। ये बातों ही बातों में ऐसी बातें कर जाते हैं कि समझने वालों का दिमाग चकरा जाता है। समझ में नहीं आता असल में बात क्या है। इनकी बातों को समझने के लिए बातूना होना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझदार होना ही काफी है। इन दिनों राजनीति की टॉक्सिसिटी यानी प्रदूषण को दुरुस्त करने का बीड़ा इन्होंने उठा रखा है। इनका आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो है वह समय से कई दशक आगे है। मुस्लिम राजनीति की मास्टर की इनके पास में है। कानून का ऐसा कोई दावपेच नहीं जो ये नहीं जानते। आइए इन्हीं से सुनते हैं इनके मन की बात। सूफी अनवर जी, आपका हमारी आवाज़ यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मुसलमानों में धारणा है कि जो मुस्लिम बीजेपी में होते हैं वह गद्दार हैं। हवा के रुख के खिलाफ आप बीजेपी में क्यों गए? यह कदम आपने क्यों उठाया? ऐसा भी नहीं है कि आपके पास और कोई विकल्प नहीं थे। कुछ सवालात जो आज हमसे किए जा रहे हैं, कुछ तासुरात है, तासुबात है हमारे बारे में। भाजपा क्यों ज्वाइन किया या भाजपा के अंदर क्यों गए, किस लिए गए, क्या वजह थी, क्या परसेप्शन था, आपके क्या जहन में किस बातों को लेकर क्या बातें थी। तो काफ़ी चीज़ें हमारे मुतालिक आवाम के अंदर फैली हुई है। वो ये है कि भाजपा चॉइस क्यों बनी। तो सवाल का जवाब ये है कि भाजपा में जाना मुसलमानों के लिए आज के वक्त में वक्त की ज़रूरत है। हालात ये है, सन 1989, 90, 91, 92 से लेकर आज तक भाजपा के शासन में हमको एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता था। क्यों कि हमने कभी भाजपा की नीतियों को, भाजपा की पॉलिटिक्स को हमने कभी समझा नहीं और सियासत को हम नहीं समझ पाए। आज हर समाज, चाहे हिंदू हो, हिंदुओं का जो आपसे जो समाज है, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो,
हर समाज भाजपा से जुड़ा हुआ है और विकास के अंदर अपने अपने इलाकों में विकास को कर रहा है। लेकिन आज हम अपने इलाकों को देखें तो हम कहीं पिछड़े हैं। वजह यह है कि हम सियासत की जो मेन प्रवाह है उसमें हम शामिल नहीं हो सके। क्यों नहीं हुए? हमने आज तक कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने कभी मुसलमानों को अपना नहीं समझा, लेकिन मुसलमानों ने हमेशा कांग्रेस को अपना समझा और यही अपनापन के चलते आज भी वफादारी निभाते हुए गुजरात में कांग्रेस में ये कहूँगा कि मर चुकी है। कोई उसका अस्तित्व नहीं है, कोई उसका औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी मुस्लिम इलाकों में वो जिंदा है। अपने अपने इलाकों के अंदर जो छुट भैया नेता है वो कांग्रेस को नाम पे अपनी राजनीति चला रहे हैं। तो हमारे पास गुजरात में दो पार्टी की जब राजनीति होती है तो दो पार्टी की राजनीति में या तो इधर जाओ या तो उधर जाओ। अब कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है, न किसी की कोई नेतागिरी है। आज के हालात देखें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। न राष्ट्रीय अध्यक्ष है, न लोकसभा में न राज्यसभा में कोई विरोध पक्ष का नेता है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में न कांग्रेस का गुजरात का प्रदेश का प्रमुख है, न विरोध पक्ष का नेता है। यहाँ तक की बात करें कि कांग्रेस के पास अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जब चुनाव हुए उसके बाद से लेकर अब तक विरोध पक्ष का नेता तक नहीं है। ऐसे हालात में हम कांग्रेस के ऊपर कितना भरोसा कर सकते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि मुसलमानों को सियासत और धर्म को अलग से देखना चाहिए। दोनों चीज़ें अलग चीज़ें। हमारी राजनीति जो है वो आज आ गई है इमोशनल के ऊपर। इमोशन के ऊपर हमारी राजनीति चल रही है। इमोशन जो होते हैं, जो हमारी जो संवेदनाएं होती है, वो संवेदनाओं से सियासत नहीं चलती। सियासत को समझने के लिए संभावनाओं को तलाशना पड़ता है। जब तक आप संभावनाओं को नहीं तलाशेंगे, हमारे प्लस माइनस, हमारे पॉजिटिव नेगेटिव को हमको नहीं समझेंगे, हमारे मफाद को नहीं समझेंगे कि हमारे मफाद क्या है, हमारी मुस्तकबिल क्या है, हम किसके साथ जाएंगे, तो संभावनाओं को तलाशना पड़ेगा। आज ऐसी पोजीशन के अंदर हम ये चाहते हैं कि संभावनाओं का आज अगर कोई तरीका है तो मुस्तकबिल के अंदर जाने के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए भाजपा के साथ आज रहना बहुत ज़रूरी है। सवाल ये है कि आपका विज़न क्या है। सियासत के अंदर संभावनाओं के साथ साथ विज़न होना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि भाई आपने इमोशन में आके या लगाव में आके या संवेदनाओं में आके आपने तो वोट तो दे दिए, लेकिन वोट देने के बाद आपका क्या हाल होता है? आपका जो वोट दिया हुआ जो उम्मीदवार होता है वो हार जाता है। उसके बाद अगले 5 साल के बाद वो आपके पास जब चुनाव का बिगुल बजता है तब वो आता है। ऐसे हालात के अंदर हमको हमारे डेवलपमेंट, हमारे बच्चों के विकास के लिए, भविष्य के लिए सत्ता के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। सियासत में जाना एक अलग बात है, पावर में रहना एक अलग बात है। सियासत तो हर कोई करता है, विरोध पक्ष भी सियासत करता है। सियासत में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पावर में जाना वो सबसे बड़ी बात है। तो अहमियत वो रखती है। आप कब तक अर्जदार बन के, अर्जी दे के आपकी अर्जियों के ऊपर ये करते रहेंगे? आप पावर होल्डर क्यों नहीं बन सकते? हम ये चाहते हैं कि मुसलमान पावर होल्डर बने, पावर को ब्रोक करने वाला नहीं, कि पावर को जो एक रिक्वेस्ट करने वाला नहीं, वो पावर एंजॉय करने वाला बने। हम ये चाहते हैं। पढ़ा लिखा नौजवान मुसलमान जो भी आज पढ़ लिख के अपने आप को ये कर रहा है, उसके पास विकल्प नहीं है। हर जगह के ऊपर एक ये हालात बना के रखे। भाजपा में जाने वाले लोग जो है वो कौम के गद्दार होते हैं। तो गद्दार कैसे हमको साबित करेंगे? पहले तो वो साबित करना पड़ेगा। ऐसे कौन से हमने कदम उठाए कि जिसकी वजह से हम कौम के गद्दार हो गए? क्या हमने जाके वहाँ पे हमारा दीनों मजहब चेंज कर लिया? आज ये एक परसेप्शन बना दिया गया है कांग्रेस के कुछ लोगों ने कि वो ये नहीं चाहते हैं कि मुसलमान सत्ता के साथ जुड़े या पावर के साथ जुड़े। इस वजह से लोगों ने ये एक हवा खड़ा किया है। गद्दार किसे कहते हैं, मुनाफिक किसे कहते हैं, उसका आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने वहाँ पे जाके, जब भी भाजपा में हम जाते हैं, भाजपा में जब हम गए या हम जब भी मीटिंग में जाते हैं, भाजपा की किसी भी इसमें जाते हैं, तो वहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं होती कि जिससे हमारा ईमान डगमगाए या ईमान कमज़ोर हो। हम कोई ऐसी बात नहीं करते।
सवाल सिर्फ इतना है कि आपको अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने उसका रिप्रेजेंटेट करते हुए आपको अपने वकार के साथ जीना है। हम बस यही बात करते हैं। एक दायका, एक पूरी एक पीढ़ी जो है वो ख़त्म हो चुकी। इतनी लंबी लड़ाई लड़कर कांग्रेस के साथ में दामन से दामन मिला के, हाथ से हाथ मिला के हमने उसका साथ दिया, लेकिन उसके सामने क्या मिला हमें? कांग्रेस का जितना हमने साथ दिया उसके सामने कांग्रेस ने हमको क्या रिवर्ट किया? सच्चर कमेटी का रिपोर्ट ये बताता है कि मुसलमान आज भी इतने ही पिछड़े हैं जितना दलित थे, लेकिन दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ गए। तो ये कांग्रेस की देन है। सिर्फ हम चुनाव में एक प्यादे बन के रह गए कि चुनाव में सिर्फ वोट दो, कांग्रेस को वोट देगा वो सच्चा मुसलमान होगा, बाकी का जो है वो दलाल होगा या गद्दार होगा। ये परसेप्शन बनाया गया है। तो ये परसेप्शन को तोड़ना है। वक्त की नज़ाकत को देखना पड़ेगा। वक्त क्या है? आज मैं अमेरिका की बात करूं, दो पार्टियां वहां पे है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। तो रिपब्लिकन पार्टी आज पावर में है, जो से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो उनके जो सदर जो थे, वो सदर का पूरे वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक नोटोरियस टाइप का नाम था कि नोटोरियस प्रेसिडेंट है। लेकिन उस पार्टी में, एंटी मुस्लिम पार्टी में, डेमोक्रेटिक पार्टी में भी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मुस्लिम थे। वहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट को दरकिनार करके सिर्फ पॉलिटिकल मुस्तकबिल को देखा जाता है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक कॉकटेल कर देते हैं धर्म और राजनीति का। अब वो वक्त चला गया कि संवेदनाओं में आके आप वोट तो दे सकते हो, लेकिन राजनीति नहीं कर सकते। बीजेपी ने मुसलमानों के हित में जो जो काम किए हैं, क्या वो आप गिन के बता सकते हैं? बहुत काम किए, जो काम कांग्रेस ने कभी नहीं किए, ऐसे काम हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। गुजरात में एक ओबीसी कमीशन बना था। ओबीसी कमीशन के अंदर मुसलमानों के अंदर कुछ पिछड़े लोग जो थे, ऐसे लोगों को ओबीसी कमीशन के अंदर शामिल किया गया। अब ओबीसी के अंदर जो जातियां जो थीं, वो जातियों को समावेश होने के बाद ओबीसी का जो कोटा था वो 27% कोटा है। उस कोटे के तहत उनको शामिल किया गया। अब ये मामला था कि जब आरक्षण की बात आई तो जो वीकर जो थे, इकोनॉमिकल वीकर जो रिजर्वेशन की जब बात आई तो गुजरात में बड़े आंदोलन हुए। पटेल समाज ने बड़े बड़े आंदोलन किए। उसके बाद जाके ने गवर्नमेंट का एक ये आया कि आपने ये सारी चीज़ें जो हुई है, उसके बाद एक इकोनॉमिकल वीकर के लिए 10% एक आरक्षण दिया गया। अब उस आरक्षण के अंदर ये हुआ कि मुसलमानों की जो बाकी बची कुची जो अपर कास्ट की जातियाँ थीं, जैसे सैयद है, शेख है, पठान है, मुग़ल है, जो भी जातियाँ जो बची हुई थी, बोहरा समाज है, मोमिन समाज है, जो समाज बाकी का बचा हुआ था, वो 10% के अंदर उसको समावेश कर दिया गया। आज मुसलमानों के पास 27% जो है वो ओबीसी का आरक्षण के अंदर समाविष्ट है और 10% जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर हम समाविष्ट है। कुल मिला के मुसलमानों के पास 37% आरक्षण आज मौजूद है। मुसलमानों की 100% जो जातियां जो है वो आरक्षित हो गई है। ये सबसे बड़ी भाजपा की हमारे लिए देन है, क्योंकि आरक्षण मिलने से हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। जहाँ पे कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर जो 10% कोटा जो है या 27% कोटा जो है, उस कोटे के अंदर हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। ये आज आपको पता नहीं चलेगा कि एक दिन में क्या हो गया, लेकिन ये आने वाले 10 साल 20 साल में जब वहाँ से बच्चा बाहर पढ़ लिख के एक एजुकेटेड बच्चा होकर बाहर निकलेगा, तब जाके पता चलेगा कि ये 10% आरक्षण ने हमारा कितना बड़ा काम किया है। इसी तरह से गुजरात अल्पसंख्यक नाणा निगम जो है, जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उस कॉरपोरेशन के अंदर 24 करोड़ से 30 करोड़ तक की सालाना ग्रांट आती है। जो ग्रांट आती है वो बच्चों के लिए एजुकेशन के अंदर जाती है, लोगों के स्वरोजगार के लिए जाती है। वहाँ पे हज़ारों लोग वहाँ से आज उसका लाभ ले रहे, उसका बेनिफिट ले रहे। तो ये फ़ायदा ये कौम को हो रहा है।
ये किसी व्यक्ति के लिए हम नहीं कर रहे, ये पूरे समाज को फ़ायदा हो रहा है, पूरे समाज के लिए बात हो रही है। अब हम ये कहना चाहेंगे कि हमने बीजेपी को क्या दिया? हम सवाल ये करते हैं, बीजेपी ने हमको बिना मांगे आरक्षण दे दिया, बिना मांगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है वो कभी ब्रेक नहीं किया। हमारे पास सबसे हमारा हथियार है वो है वोट। हमारा वोट जो है वो सबसे बड़ा जनतंत्र के अंदर सबसे बड़ा हथियार जो होता है वो वोट होता है। लेकिन उस वोट को भी हम रफा दफा कर देते हैं, ज़ाया करते हैं। किसी के बहकावे में आके, हमारी संवेदनाओं में, इमोशनल में आके हम लोग इस बात को नहीं समझते कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। लेकिन उस वक्त हालात बनते हैं कि ये फलां को वोट दे दो, ढीमके को वोट दे दो, कहीं से अपील हो गई, कहीं से वो हो गया, तो हम अपने सोच के मुताबिक अपना वोट नहीं देते, किसी की सोच के मुताबिक हम वोट करते हैं। जब तक ये हालात बने रहेंगे हमारे मुस्तकबिल का जो वक्त है वो काला रहेगा, डार्क रहेगा। सूफी अनवर जी, वैसे तो मुसलमानों ने बीजेपी के पास से कुछ भी नहीं मांगा था, फिर भी आप ट्रिपल तलाक का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, सीए एनआरसी का मसला हो, ये तो मुसलमानों ने मांगा ही नहीं था, फिर भी बीजेपी ने इस कानून के ऊपर इनिशिएटिव लिया। ट्रिपल तलाक एक अलग विषय है। ट्रिपल तलाक जो है वो कुरान करीम के अंदर कहीं नहीं है। तलाक बिदत जो है वो तलाक बिदत वैसे भी खड़ा किया गया है, शरीयत में कहीं नहीं है। आप पढ़ो कुरान को, कुरान हदीस को पढ़ो, कुरान के अंदर दो चीज़ें आपको बताई गई है कि तलाक हसन और तलाक हसना, दो ही तलाक है। ये तीसरा तलाक, तलाक बिदत जो है, बिदत किसको कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आपकी वफ़ात के बाद, आपके इस दुनिया से रुखसत होने के बाद जो चीज़ें ईजाद हुई उसको बिदत कहते हैं। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ये बिदत क्या है। तो बिदत, इसका नाम ही तलाक बिदत है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये थी ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस बात के ऊपर कोई बात ही नहीं की, तो ये क्या हुआ? जब मुता हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया, अहले सुन्नत के अंदर हम मुता जो है, मुता हम नहीं मानते, मुता को ख़त्म कर दिया गया, तो ये नया ईजाद किया गया अपने मकसदों के लिए, अपने मकसदों को पूर्तियों के लिए, स्वार्थ करने के लिए। उस वक्त पे ये जिस किसी के दौर में शुरू हुआ, ये तलाक बिदत है। तो ये बिदत हिंदुस्तान तो ठीक है, लेकिन मुसलमान देशों में जो मुस्लिम कंट्रीज़ है, 43 मुस्लिम कंट्रीज़ में ये तलाक बिदत के ऊपर बैन है, वहाँ पे आप नहीं कर सकते। आज हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे हम लोग जो है हनफी मसलक को मानते हैं। तो हनफी मसलक को मानने वाले लोग जो है, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मानने वाले लोग जो है, वो ही इस चीज़ को मानते हैं। इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम शाफ़ई, जो इस्लाम की 4 बुनियादी जो स्कूल है, उसमें से 3 स्कूल तो इसको मानती नहीं है। खुद इस्लाम में इसके बारे में यूनिटी नहीं है। तो हम गवर्नमेंट पे कैसे ब्लेम करेंगे? गवर्नमेंट ने ये कर दिया। गवर्नमेंट ने वही किया जो सारी चीज़ें यूनानिमस थी। कोई एक आदमी का परसेप्शन वहाँ पे काम नहीं करता है। 3 और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला जब आया, सायरा बानो का मामला, तो सारे जो फिरके के लोग, तमाम जो स्कूल के लोग जो मानने वाले जो है, सिया भी है, उसमें सारे लोगों ने आके यही बात कही कि ये चीज़ जो है इस्लाम में कहीं नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तलाक बिदत को रद्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने किया, ये कोई भाजपा सरकार ने नहीं किया। तो सरकार के ऊपर ये ब्लेम गलत है कि सरकार ने ये किया। ये सुप्रीम कोर्ट के उसमें नया कानून बनाने की प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि 6 महीने में नया कानून लेकर आओ। तो उसके सुप्रीम कोर्ट को कॉम्प्लाई करने के लिए 6 महीने का कानून ला के आए। इसमें सरकार का क्या है इसमें, ये बताइए। कश्मीर जो है वो देश का हिस्सा नहीं है क्या? हम मानते हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा, हमारे देश का हिस्सा है। कोई देश हमसे चुरा कर ले जाए, छीन कर ले जाए, ये क्या कोई मानेगा? आज हमारे जो कश्मीरी भाई बहन हैं, जो वहाँ पे चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन वहाँ का रईस तो है, जो रहने वाले वहाँ के हैं, जो कश्मीरी भाई बहन हैं, आज क्या उनकी हमने कितनी मदद की? आज जब भी हम देखते हैं कि अहमदाबाद में जब वहाँ पे ठंडी पड़ती है, तो अहमदाबाद में हज़ारों की तादाद में कश्मीरी आ जाते हैं, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आके घूमने लगते हैं, कहीं होटल पे, कहीं चौराहे पे, कहीं चौराहे।
हर जगह पे हमको कश्मीरी बच्चे, कश्मीरी औरतें दिखाई देती है। क्या हमारी संवेदना है तब नहीं जागती? हमारी संवेदना तब क्या होता है जब कोई कश्मीरी यहाँ के आता है? मैं आपको एक छोटा सा एक बताऊंगा कि कश्मीरियों के साथ क्या हालात होते हैं। यहाँ पे कश्मीरी जब आते हैं तो उनको कोई नौकरी धंधा, कोई कारोबार, कोई होटल बिजनेस में कोई काम तक नहीं देता। सबको डर लगती है कि ये कश्मीरी लोग हैं, कभी हमारे ऊपर पुलिस इंक्वायरी शुरू हो गई या पुलिस का लफड़ा आ गया तो हम क्या करेंगे। आपको पता होगा कि आप जहाँ कहीं भी खाने जाते हो या होटल पर जाते हो तो होटल के बाहर भूख से बिलखते छोटे छोटे बच्चों को लेकर माएँ होटलों के बाहर मांगने खड़ी रहती है कि कुछ पैसा दे दो, खाना खिला दो। ऐसे हालात हमने देखे हैं। तो कश्मीरियों से जो हमारा लगाव है वो एक हमारा ढकोसला है, ढोंग है। इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा कि जब हम अपने भाइयों की जब हम इज्जत करते हैं या उनके संवेदनाओं के अंदर हम जब शामिल है, तो जब वो यहाँ पे आते हैं तो हमारी संवेदनाएं कहाँ मर जाती है? हमारी संवेदनाएं कहाँ मर जाती है? हमारे शहर के अंदर जब वो आते हैं कुछ मांगने के लिए, हमसे कुछ आते हैं तो हम नहीं दे पाते, लेकिन जब बात आती है गवर्नमेंट की तो बस गवर्नमेंट के ऊपर लानतान करना शुरू कर देते हैं। ये दोगलापंथी कहाँ की है? कितनी चलेगी? ये देश की समस्याएं, हर देश की, हर इलाके की समस्याएं हैं, लेकिन कश्मीर के बारे में जब मुसलमानों की संवेदनाओं से जब जोड़ा जाता है इस मसले को, तब हमको ये कहना पड़ता है कि भाई जब यहाँ पे वो लोग आते हैं तब तो आपकी कोई संवेदनाएं नहीं होती। हम तो क्लियर बात करते हैं, हम तो खुली बात करते हैं कि भाई आप अपने भाई जब आते हैं, हमारे भाई जब वहाँ से आते हैं तो आप उनकी मदद करो ना। जब वो परेशान हालात में आपसे कुछ मांगने के लिए आते हैं तो आप क्यों उनको धुतकार देते हो? रही बात आप सीए एनआरसी की बात करते हो, तो सीए एनआरसी क्या आज पाकिस्तान के अंदर जो है मुसलमान जो है वो क्या माइनॉरिटी में है? अफ़गानिस्तान में जो मुसलमान है क्या वो माइनॉरिटी में है? माइनॉरिटी के जो लोग, जिन पे जुल्म हुए, जो पे तशद्दुद हुए, वो लोग अगर हिंदुस्तान के अंदर असाइलम लेना चाहते हैं या आना चाहते हैं, यहाँ के रेसिडेंट बनना चाहते हैं, वहाँ के लोग जो माइनॉरिटी में है, मुसलमान वहाँ पे माइनॉरिटी में नहीं है। अब ऐसे लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं, तुमको यहाँ पे कायदे में जो ये सीए एनआरसी का जो कानून है, उस कानून के अंदर ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि यहाँ के मुसलमानों को वहाँ भेजा जाएगा, कोई प्रोविज़न नहीं। लेकिन वहाँ के जो थके हुए, सताए हुए, जो गुर्बत के हमारे जो लोग हैं, जो परेशान हाल लोग हैं, अगर वो यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए रास्ते खुले, सिर्फ ये कानून है। लेकिन उसके बारे में एक ऐसा हुआ खड़ा किया गया, ऐसी बातें खड़ी की गई कि जिससे मुसलमानों को ये लगने लगा कि हमको इस देश से निकाला जाएगा, इस देश से भगा दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम विश्वास दिलाते, खुद होम मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर इस बात को लेकर, अमित शाह जी ने इस बात को लेकर विश्वास जताया कि किसी का भी इस देश से हम किसी को भी जाने नहीं देंगे। कांग्रेस ने या दूसरे विरोध पक्षों ने आपको बहकाए, भड़काए। कांग्रेस और दूसरा विरोध पक्ष हमेशा मुसलमानों का यूज़ करना चाहता है, उनको सड़कों पर लाना चाहता है, उनको हमेशा सरकार के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रखना चाहता है। मुसलमान नौजवान आज जेलों में सड़ते रहे और इनके दबाए कुचलाए ले रहे, इनके अंडर में रहे, ये विरोध पक्ष की साजिश है। इस साजिश को हमको समझना पड़ेगा, उसको बेनकाब करनी पड़ेगी। हालात तो ये है कि कांग्रेस ये चाहती है कि कांग्रेस के साथ मुसलमान बिल्कुल ज़िंदगी भर गुलाम बन के रहे। इस गुलामी को छोड़नी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, इनके परसेप्शन को समझना पड़ेगा। आज तक जो हमसे करते आए, भाजपा को हराने के नाम पे हमारा जो यूज़ हुआ, जो हम टूल बने, उस टूल को अब ये ख़त्म करना पड़ेगा। अब वो वक्त नहीं रहा कि हम किसी को हराने जिताने के लिए वोट दें। हमको हमारा हक चाहिए। अगर हक मांगने के लिए वोट दोगे तभी आपका मुस्तकबिल बनेगा, वरना आप जैसे बोझ ढोते थे ऐसे ढोते रहो, ढोलाई करते रहो, मजदूर बंधते रहो। इस बंधुआ मजदूर के खेल को ख़त्म करना पड़ेगा। मुस्लिम प्रतिनिधित्व के सवाल पर बीजेपी तो कई मुसलमानों को टिकट देकर विधायक नहीं बनाती है, तो ऐसी पार्टी में जाने का औचित्य क्या है, या मुस्लिम बीजेपी में क्यों जाए, क्यों सपोर्ट करे? देखिए, चुनाव जब होता है, चुनाव किस आधार पे होता है? वोट के आधार पे होता है। जब आपको ये पता है कि भाई मुस्लिम समाज हमको वोट देता ही नहीं है, मुस्लिम समाज हमारे साथ जब लगाव रखता ही नहीं है,
हम चाहे कितना भी काम कर ले, कितनी भी बातें कर ले, कितना भी इनके लिए कर ले, लेकिन भाजपा को कभी वोट देता नहीं। ऐसे हालात में भाजपा क्या किसी मुसलमान को हारने के लिए टिकट देगी? जब मुसलमान, मैं ही चलो अपनी बात करता हूँ कि जुहापुरा इलाके में एक रिटायर आईपीएस ऑफिसर को, जो डीजी लेवल का ऑफिसर था, उसको कॉरपोरेशन लेवल की टिकट दी। क्या उसको जिताया मुसलमानों ने? नहीं जिताया। एक डीजी लेवल का आदमी, इतना हाई लिटरेट आदमी, इतना इंटेलेक्चुअल आदमी, जो आदमी अगर जाता कॉरपोरेशन में तो अपने इलाके का कुछ तो वो कर सकता था। लेकिन मुसलमानों ने उसके मुकाबले में कमज़ोर लोगों को, जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, ऐसे लोगों को तरजीह दी और ऐसे लोगों को कांग्रेस के नाम पे जिताया। आज हमको उसका खामियाजा आज जुहापुरा सरखेज को भुगतना पड़ रहा है। आज हमारे यहाँ के हालात देखिए। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई पढ़ा लिखा लिटरेट आदमी जो है, वो अगर चुनाव जीत के अगर जाता, लेकिन बात सिर्फ भाजपा की थी, भाजपा के नाम पे उसको वोट नहीं दिया गया। अब पार्टी भी ये सोचती है कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसी को टिकट दिया जाए। अब हमारे यहाँ पे तकलीफ़ ये है, परेशानियाँ ये है कि हमारे मुसलमानों के अंदर यहाँ पे कैपेसिटी बहुत है, बहुत सारे लोग हैं जो जीत सकते हैं, लेकिन हालात ये है कि मुस्लिम समाज वोट देने को तैयार नहीं, कि अरे ये भाजपा आ जाएगी तो ये कर देगी, वो कर देगी। क्या कर दिया आज तक, ये बताइए। आज मुसलमान अपने इलाकों के अंदर सुकून में रह रहा है, गुंडे मवाली बदमाशों से हिफाजत में रह रहा है। हर तरह के जो नोटोरियस लोग थे आज देखिए कंट्रोल में है। किसी तरह का कोई आज जो है मुसलमान बेखौफ जी रहा है। अपने इलाके के भाइयों का जो मसला था, हर इलाके में, हर गली चौराहे पे भाई, दादा, खां साहब, ये सारे मसले यहाँ पे ख़त्म हो गए। रोजी रोटी, आज हलाल रोजी रोटी खा रहा है। हमारे इलाकों में वही तीन पत्ती, वही सट्टा बैटिंग, वही दारू, वही जुगार के अड्डे, वही चीज़ें चलती थी। आज हमारा मुसलमान भाई हलाल कमाई खा रहा है कि आज चलो कुछ भी करके 200-500 रुपया रोज़ का ला के आता है, रोज़ाना कमाता है, रोज़ाना खाता है, लेकिन हलाल खाता है। हम ये हराम कमाई से निकल कर आज हमारा सबसे बड़ा ये है, आज हमको ये खुशी है कि भाजपा के शासन में मुसलमान हलाल कमाई खाता हो गया। जो हराम कमाई और सट्टा बैटिंग के धंधे करता था वो बंद हो गए। आज खासाब लोग जो मुसलमानों के जो बार बार जो धमका के मकान खाली कराते थे, ज़मीनें खाली कराते थे, धमकियों से पूरा भरा इलाका रहता था, ये गैंग वॉर, वो गैंग वॉर, आज ये सब गैंग वॉर बंद हो गई। मुसलमानों को ये समझना पड़ेगा कि हमको क्या क्या फ़ायदे हुए, ये सोचना पड़ेगा। ये कहने की बात नहीं है, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हमारे इलाके में, जुहापुरे में, क्या आज हम सेफ़ है? अगर अपना दिल गवा देता है कि हाँ हम सेफ़ है, तो ये मानो शासन की कामयाबी है, प्रशासन की कामयाबी है कि आप अगर सेफ़ हो अपने घर में, कोई गुंडा बदमाश आपकी बच्ची बेटी को नहीं छेड़ता, या आप अपने घर में सेफ़ हो। आज आप फील कर रहे हो कि हमारी बेटी स्कूल जाएगी तो सेफ़ जाएगी, सलामती से जाएगी, वापस आएगी तो सलामती से आएगी। आज कोई गली चौराहे का बदमाश अगर उसको छेड़ नहीं रहा है, तो ये समझ लो कि ये शासन प्रशासन की कामयाबी है। आप आसान से, इत्मीनान से, सुकून से जी रहे हो। तो ये भाजपा शासन की देन है। आज चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कोई डिपार्टमेंट हो, आप जाइए, आपको हर तरह से न्याय मिलेगा। यही भाजपा शासन चाहता है। रिप्रेजेंटेशन के सवाल के ऊपर हम यही चाहते हैं कि पहले हमें वोट देने वाले लोग मिले, गिव एंड टेक होता है। अगर हमको वोट नहीं मिलेगा तो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा? जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं वो कभी सवाल नहीं उठाते। अगर हमको जब तक वोटर नहीं मिलेगा, मैं आपसे बोलता हूं कि चलिए आप, मैं चलिए मुझे चुनाव के अंदर भाजपा खड़ी करके, क्या आप मुझे चुनाव में वोट देंगे? यही तो है कि जब वोट देना नहीं है तो भाजपा रिप्रेजेंटेशन आपका कैसे दे रही है? पर टिकट तो दे। टिकट, विधानसभा में सवाल ये नहीं, टिकट का नहीं। टिकट जो है कब मिलती है? जीतने की कैपेसिटी भी मिलती है, हारने के लिए नहीं मिलती कोई टिकट। कोई भी टिकट, कोई भी पार्टी किसी को भी हारने के लिए नहीं देती। वो विनिंग कैपेसिटी देखती है, यहाँ के ऊपर कौन सा कैंडिडेट विन हो सकता है, कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। ऐसे जीतने हुए वाले कैंडिडेट को ही टिकट देती है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर भाजपा टिकट देती है, आप ये एक तरफ तो ब्लेम ये करते हो कि भाजपा टिकट नहीं देती, लेकिन दूसरी तरफ अपने आप में सोचा कि क्या हम अगर भाजपा टिकट देती है तो क्या हम वोट देंगे? अगर वोट देने की आपकी तैयारी है तो हम भाजपा से यही डिमांड करेंगे कि मुसलमानों को टिकट दे। दोनों हाथ से ताली पड़ती है ना, एक हाथ से तो ताली नहीं बजती। बिल्कुल चुनौतियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं। चुनौतियां ये है, हमारे भविष्य को लेकर आज हमको सोचने के लिए, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कोई आज हमारे लिए तैयार नहीं है। हर आदमी जो है, हर शख्स है, हर इलाके का जो अपने आप को जो सामाजिक कार्यकर्ता कहने वाला, या राजकीय नेता कहने वाला, या धार्मिक नेता कहने वाला, या तो फ़िरकावारियत में मुब्तला है, या तो पार्टी के फोरम के अंदर वो हक को दबा के बैठा है, सच्चाई को दबा के बैठा है। कभी वो चार लोग जमा होके एक दूसरे के ख़यालात को तबादला ख़यालात नहीं करते। तो हमारी जो समस्याएं हैं उसका कभी हम लोग खुल के आज तक चर्चा तक नहीं कर सके कि हमारे सवाल क्या है, हमारे मसले क्या है। हमारे मसले आज सबसे बड़े मसले जो है वो ये है, जो हम हुकूमत से बार बार उसका विरोध करते हैं, उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हमको हुकूमत के पास ही जाना पड़ता है। हमारे मसलों के सॉल्यूशन के लिए हुकूमत के पास ही जाना पड़ता है। आज मैं यहाँ, हम जुहापुरा सरखेज इलाके में बैठे हैं। आज हमारे पास जो समस्या है ये है कि आज हमारे पास एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक नहीं है, इलाके के अंदर एक कम्युनिटी हॉल तक नहीं है। इस इलाके के अंदर जो कुछ हालात यहाँ पे पिछले 15 साल से, जब से यहाँ पे ये जब ग्राम पंचायत से लेके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जब ये समावेश हुआ, उसके बाद से लेके आज तक हमारे पास गवर्नमेंट की कोई ऐसी योजनाएं नहीं है। जैसे गुजरात हाउसिंग बोर्ड के यहाँ पे मकान ऑलरेडी यहाँ पे रिजर्व प्लॉट पड़े हुए हैं हाउसिंग बोर्ड के, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हाउसिंग फाइनेंस स्कीम के प्लॉट यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व प्लॉट पड़े हुए, लेकिन यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो जाने की वजह से यहाँ पे जो कॉरपोरेशन की या गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो योजनाएं आज तक अमल में नहीं आई। हमारे पास यहाँ पे गार्डन नहीं है जो सीनियर सिटीजन आसानी से घूम सके, ऐसा हमारे पास कोई ऐसा आयोजन नहीं है कि भाई एक छोटा सा गार्डन यहाँ पे हो, या कोई ऐसे हालात हो कि जिससे हम लोग यहाँ पे अपना कोई भी स्पोर्ट्स कर सके या कोई भी एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी कर सके। इवन हमारे पास कम्युनिटी हॉल तक नहीं है। हमारे यहाँ पे जब शादी ब्याह के मसले होते हैं तो ऐसे हालात में हमको कहीं और जाना पड़ता है, रास्ते में तंबू लगाने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें, मुश्किलात, हमारे मसले हैं, लेकिन आज तक किसी ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया, गौर नहीं किया। गौर करना पड़ेगा, आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा कि ये कैसे लाया जाए, कैसे किया जाए। जो लोग ये ज़मीन हथिया के बैठे, जो कॉरपोरेशन की ज़मीनें थी, जो सरकारी ज़मीनें थी, जिसके ऊपर लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया था, ये किसका गया? ये हमारा, तुम्हारा, कौम का जो था वो चीज़ लेके एक पर्सनल आदमी, एक इंडिविजुअल आदमी हथिया के बैठ गया। उसके चुंगल से निकलना है, ऐसे भाई लोग, ऐसे दादा लोगों के चुंगल से निकलना है। हमको हमारे हक को मांगना पड़ेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुस्लिम समाज आज, मैं आपको एक बड़ी कड़वी सच्चाई की बात करूँगा, बड़ी कड़वी सच्चाई की बात है कि हम कलमा तो पढ़ते हैं, बात तो करते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, लेकिन सबसे ज़्यादा भाई लोगों से डरते हैं। ये सब बातों से है कि हम लोग इस मुल्क में अपने आप को हमने कमज़ोर बना दिया है। तो ये एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते, लेकिन हमारे इलाके का एक गुंडा, एक मवाली, एक बदमाश, उससे हम डरते हैं। हर कोई अपने आप को, भाई मेरा परिवार, मेरा घर, क्या होगा, पीछे से दादा लोग आ जाएंगे, 25-50 लुखे आ जाएंगे तो क्या होगा। तो ये हर आदमी को डर सताता है, तो कोई आदमी बाहर नहीं आता। लेकिन ये हुकूमत ने करके दिखाया है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जो आपके हुकूक के लिए, आपके इसके मुस्तकबिल के लिए, जो आपकी ही समस्याओं को करने के लिए, जैसे कि एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की जगह है, उस कॉम्प्लेक्स की जगह को एक इंडिविजुअल आदमी उसने कब्जा करके वहाँ पे खुद का कॉम्प्लेक्स बना दिया। आज वो ज़मीन हमको मिलेगी तो आने वाले वक्त के अंदर ये सारी चीज़ें होगी।
हमको ये चाहिए, हमारी समस्याओं का समाधान चाहिए, और वो समाधान सिर्फ सत्ता या सरकार कर सकती है, कोई विरोध पक्ष नहीं कर सकता। सूफी अनवर जी, बीजेपी के पास में मुस्लिम समाज के सवालों को लेकर क्या कोई रोड मैप है? बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी के पास यही रोड मैप है कि आज सबका साथ, सबका विकास और सबका सहकार। आज कोरोना का जो इतना जो क्रूशियल टाइम है, ऐसे वक्त में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसने किसी तरह का किसी भी कौम से, किसी भी समाज से अन्याय नहीं किया। आज जो कोविशील्ड और जो वैक्सीनेशन जो हो रहा है, हर समाज का, किसी भी समाज में ये आज ये नहीं है कि भाई ये समाज को नहीं दिया जा रहा है या ये नहीं, सबको इक्वल तरीके से सबको वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी शासन की ये है, किसी भी तरह का अन्याय नहीं। किसी भी सरकारी योजना या सरकार ने आज सबको अनाज देने की या जो आवंटन करने की जो योजना है, आने वाले पूरे लॉकडाउन में जो भी अनाज बांटा गया या दूसरा जो सहाय दी गई, 1,000 रुपया हर अकाउंट के अंदर आया, जो जन धन अकाउंट है, उसमें किसी तरह का बायस नहीं रखा गया। मुसलमानों के अकाउंट में भी आए और तमाम लोगों के अकाउंट में पैसा आया। और इसी तरह से जो राशन है, वो राशन भी हर आदमी को मुहैया कराया गया, हर तरह के लोगों को, चाहे उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। इसी तरह से सरकार की योजना है, माँ अमृतम योजना है, या अस्पताल के अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो वो हर तरह से सबको इक्वल तरीके से किया है। यही सबसे बड़ी शासन की कामयाबी है कि किसी तरह का भेदभाव आज तक, कोई एलिगेशन तक नहीं हुआ कि किसी तरह का अस्पतालों में भेदभाव हो रहा है या वैक्सीनेशन करने में भेदभाव हो रहा है या आवंटन में भेदभाव हो रहा है। किसी तरह का भेदभाव नहीं हुआ। यही सबसे बड़ी शासन की कामयाबी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि आप ये भी चीज़ों को, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको भी सराहें और वो भी देखें कि जिस तरह से आवंटन हो रहा है, वैक्सीनेशन हो रहा है। आज पर डे हम हज़ारों लोगों को वैक्सीन कर रही है, सरकार वैक्सीनेशन कर रही है। उसमें हज़ारों मुसलमान नौजवान, बच्चे, बूढ़े, जो आज फ़ॉरेन जाने के लिए जो तलबगार है, जो तैयारियां कर रहे हैं कि फ़ॉरेन के लिए, ऐसे सारे बच्चे, स्टूडेंट जो है, वो आज 18 से बड़े बच्चे वो जाके ले रहे हैं। रोज़ाना हमारे इलाके के अंदर रोज़ की 250 से 300 जो है वो वैक्सीनेशन एक दिन का हो रहा है। ये हम देख रहे हैं बैठ के, हमको सारी चीज़ें पता चलती है। तो ये है कि भाजपा शासन में सारा रोड मैप है, सबका साथ, सबका विकास और सबका सहकार, किसी के साथ भेदभाव नहीं। ये सबसे बड़ा रोड मैप है और यही सबसे बड़ी बात है कि हम भारतीय हैं और भारतीय फर्स्ट होने का हमें जो प्राउड है, इंडिया फर्स्ट, वही चीज़ हम लेके चल रहे हैं। इंडियन फर्स्ट का हम जो एक टारगेट लेके चल रहे हैं कि फर्स्ट, इंडियन फर्स्ट जो है, वही चीज़ हम कामयाब कर रहे हैं। ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई ये, किसी से कोई भेदभाव नहीं। सबका साथ, सबका विकास और सबका सहकार, ये माननीय मोदी जी का सूत्र है और ये सूत्र जो है ये वाकई में अमलीकरण में हो रहा है। वो सब चीज़ चालू है, हर चीज़ है। ये एक हवा खड़ा किया गया। एक जब रिनोवेशन का काम जब किसी भी जगह पे होता है तो कुछ वक्त के लिए कुछ सामान को इधर से उधर करना पड़ता है। आज जब वो वीएस हॉस्पिटल रिनोवेट हो गई तो उसको वापस से चालू कर दिया गया। ये एक विरोध पक्ष का बड़ा खड़ा किया गया वो हुआ है। हर लोग उसमें आज जो चिकित्सा जो है वो ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं और किसी तरह का वहाँ पे आज तक किसी भी कोई कंप्लेन नहीं आई है। वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, एक मेडिसिन का डॉक्टर है नहीं, सारे नहीं। जो ओपीडी सिस्टम जो होती है, ओपीडी के अंदर ये होता है कि आप रोजिंदी, आपके रोज़मर्रा की जो बुखार है, खांसी है, ये है, वो हर तरह की कर सकते हैं। उसके अलावा जो सबसे बड़ी अस्पताल है, बड़ी से बड़ी अस्पताल अहमदाबाद की है, वो हमको दी गई। 5 लाख तक का जो माँ अमृतम कार्ड की योजना का जो खर्च है वो गवर्नमेंट दे रही है और वो किसी भी तरह के भेदभाव के बिना दे रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एक अस्पताल के अलावा हमने 500 अस्पताल खोल दिए, सिविल अस्पताल हो या ये। आज किसी को मान लीजिए कि किसी को अटैक आया, 2-2.5 लाख रुपए नहीं है, आप कहाँ से लाओगे? तो ये माँ अमृतम कार्ड का जो योजना का
कार्ड है अब तो हर अस्पताल के अंदर बन रहा है। और जो पहले एक परिवार के लिए बनता था अब वो एक व्यक्ति के लिए बनेगा, और हर व्यक्ति का अलग अलग माँ अमृतम कार्ड योजना का कार्ड अब से बनने वाला है। ये गवर्नमेंट ने उसमें मॉडिफिकेशन किया कि परिवार की जगह व्यक्ति के इस पर बना दीजिए, तो एक एक व्यक्ति को, हर व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए की सहाय मिलने वाली। तो ये ऐसा जो गवर्नमेंट ने सिस्टम जो किया, ये सिस्टम के अंदर हर कौम शामिल है, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबको ये कार्ड का लाभ मिल रहा है। ये योजना का हर किसी को लाभ मिल रहा है। और सारे बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी हमने उसको लागू किया है, इस योजना को लागू किया है। सिविल अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, हर अस्पताल में ये चलेगा। तो हमको ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये गवर्नमेंट ने दिया है। आज हमारे यहाँ पे तकलीफ़ ये है कि हम इंश्योरेंस नहीं करवाते। हमारे यहाँ पे तकलीफ़ ये है कि इंश्योरेंस को हमारे मुल्ला मौलवियों ने ये बता के कि ये हराम है, तो हम लोग नहीं समझ पाते। लेकिन ये हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है कि 5 लाख रुपए का आपको ये कार्ड मिलता है जो फ्री में देती है गवर्नमेंट आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। जहाँ पे आप कहीं भी जाके खड़े हो, सिर्फ कार्ड दिखाओ किसी भी अस्पताल में, वहाँ पे आपका इलाज हो जाता है। ये हमारे लिए क्या वरदान से कम है क्या? सूफी अनवर जी, जिस तरह से इस्लामोफोबिया है उसी तरह हिंदू फोबिया, संघ परिवार या बीजेपी फोबिया जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है? इस्लामोफोबिया भी एक कपोल कल्पित, जिसको कहते हैं कि न उसका सर न उसका पैर, इस तरह से हिंदू फोबिया भी एक क्रिएट किया गया है। जब जब इलेक्शन आता है तब तब मुसलमानों को हिंदू फोबिया क्रिएट किया जाता है। जब भी इलेक्शन जहाँ कहीं भी आता है, जहाँ चुनाव आता है, उसके पहले के जो हालात बनते हैं, तो संवेदनाओं को झंझोड़ने के लिए, मुसलमानों की संवेदनाओं से खेलने के लिए ये हिंदू फोबिया खड़ा किया जाता है। उसके तहत मुस्लिम समाज को बहकाया जाता है, भड़काया जाता है कि हिंदू ये करेगा, हिंदू वो करेगा, हिंदू ऐसा करेगा, हिंदू ऐसा करेगा, ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आपको इसमें सेकंड क्लास सिटीजन का दर्जा मिल जाएगा, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा, इस देश के अंदर आरएसएस की मनुवादी नीतियाँ लागू हो जाएगी, यहाँ पे बंद कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म कर दिया जाएगा, यहाँ पे पूरा जो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आपको ये एक कपोल कल्पित बातों से भ्रमित किया जाता है। ये हिंदू फोबिया के नाम पर वोट लेने की एक सबसे बड़ी आसान तरीका है ये, कि मुसलमानों को भावनाओं में बहका दो और बस वोट ले लो। यही इसका बेसिक मिशन होता है, और ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है। लेकिन मुसलमान इसको समझ नहीं पा रहा, इस पॉलिटिक्स को समझ नहीं पा रहा है। हिंदू फोबिया के नाम पे आप वोट ले सकते हो लेकिन सियासत नहीं कर सकते। आज तक हिंदू फोबिया जिन लोगों ने क्रिएट किया, कभी वो सियासत के अंदर सत्ता के जो फल है वो नहीं खा सके। कांग्रेस आज ख़त्म हो गई इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर, और हिंदू फोबिया के नाम पर जो उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी खड़ी की, दो समाज के बीच में अंतर खड़ा किया, उस अंतर को ख़त्म किया कांग्रेस, अपने आप ख़त्म हो गई। यहाँ आज वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही जीना पड़ेगा। सूफीज़म के माध्यम से सूफियों ने हमारे यही सबको मैसेज दिया कि सबको लेकर साथ चलो, चाहे अपना हो चाहे बेगाना हो। हम किसी से न बैर रखते हैं न किसी से वैर रखते। हमारे पास जो आया वो हमारा अपना है, चाहे गैर हो चाहे अपना हो। लेकिन जब हम, एक कहावत है कि बैर से बैर नहीं मरता, बैर आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ये हिंदू फोबिया आपको ख़त्म करना पड़ेगा। हम वहदहू ला शरीक को मानने वाले हैं, जो किसी को शरीक नहीं करते, तो फिर हम किसी से क्यों डरे, किसी के साथ में क्यों हम दुश्मनी रखें, किसी के साथ हम क्यों परहेजी रखें। हम ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हैं कि कोई माबूद नहीं है, तो फिर हम किससे डरे। जब माबूद हम एक को मानते हैं तो फिर दुनिया के किसी शख्स से या किसी आदमी से या किसी इंसान से डरने की हमको क्या ज़रूरत है, किसी संस्था से डरने की क्या ज़रूरत है। आरएसएस का हुआ जो हम पे बना के रखा है। आरएसएस क्या है? आरएसएस एक सबसे बड़ी एक चिंतन की करने वाली संस्था है, जो देश को समेट के बैठी है। देश के हर इलाके के अंदर, हर समाज के अंदर, हर तबके के अंदर बैठ के उसका चिंतन करके देश को किस राह पे ले जाना, उस राह की बात करने वाली संस्था है। तो हमको उसके नाम से डराया जाता है, भड़काया जाता है।
हमने कभी समझा ही नहीं कि हमारा दुश्मन क्या चाहता है, अपना भी है दुश्मन या बेगाना है। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में क्या दम था। कश्ती वहीं, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। हम आज तक मुसलमान यही नहीं समझ पाए कि हम दोस्त कौन है हमारे और दुश्मन कौन है। हमको ये कहा जाता है कि भाई सामने के दुश्मन से साथ में दुश्मन अच्छा है, ऐसा नहीं है। कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन वो है जो आपके बीच में अदावत खड़ी करता है। दुश्मन वो है जो आपको भड़काता है कि फ़लाँ आदमी ये, या फ़लाँ संस्था ये है, फ़लाँ संस्था। पहले उसी से पूछोगे तुमको कैसे पता चला कि ये संस्था ऐसी है। आपको किसी ने कहा और आपने मान लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हिंदू फोबिया को ख़त्म करना पड़ेगा। ये हिंदू फोबिया जो है ये हमारे दिलों में घर कर गया है। लेकिन मुस्लिम फोबिया की वजह से एक पार्टी 20-25 साल से जीतती आ रही गुजरात में। देखिए, ये अगर इसी को मायना बना के रखे तो गुजरात के अंदर 9% मुस्लिम है, 9% मुस्लिम है। अगर मान लो कि सारे के सारे वोट मुसलमान जो है वो अगर बीजेपी को वोट नहीं भी देते तो यहाँ पे बीजेपी आसानी से जीत रही है। तो यहाँ पे ऐसा इस्लामोफोबिया खड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीजेपी को आसानी से वोट मिल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, गुजरात के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके अंदर लेकिन हाँ, हिंदू फोबिया खड़ा किया जाता है, ये तय है। जब भी चुनाव आते हैं, जब ये हिंदू फोबिया, जो कांग्रेस के जो लीडर है, जो मुसलमान लीडर है, जिनको अपनी राजनीति को चमकाना है, जिनको अपनी राजनीति को संभाल कर रखना है, ऐसे लीडर, अनपढ़ और गंवार लीडर, जिनका कोई बेस नहीं है, जो आज जिनको अगर कोई नौकरी करने जाते या मुलाजिमत करने जाते तो कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं रखेगा, ऐसे लोग मुसलमानों के ऊपर राज कर रहे हैं। सबसे बड़ी हमारी जो कमज़ोरी है वो ये है कि हम लोग जो है ऐसे लोगों को हमारे रहबर बना के बैठे हैं कि जिन लोगों के पास किसी तरह का न विज़न है, न किसी तरह का मुस्तकबिल को समझने की कोई औकात है। ये ऐसे लोग हमारे समाज के रहबर बन के बैठे हैं। सूफी अनवर जी, मजलिस को आप कैसे देखते हैं? क्या यह सच में बीजेपी का टेस्ट ट्यूब बेबी या दूसरे अर्थ में बीजेपी की बी टीम है क्या? देखिए, हर पार्टी हिंदुस्तान के अंदर अपने अपने अधिकारों से जीती है। हिंदुस्तान में 1700 पार्टियां हैं जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। पहले बसपा गुजरात में लड़ती थी, एनसीपी भी लड़ती थी। हर पार्टी का यहाँ पे अपना अपना ये फंडा होता था। हर पार्टी का अपना एक वोटर बेस होता है। लेकिन ये क्योंकि मुस्लिम पार्टी है, इसके लिए इसका हुआ ज़्यादा है कुछ, तो इसके बारे में हमको कोई चिंता करने की या कोई हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने पहले ही बताया कि सियासत करने के लिए संवेदना होना ज़रूरी नहीं है। वोट लेने के लिए आपको संवेदना रखना जरूरी। जब वोट देता है आदमी तो संवेदना में आके देता है, लागणीशील होकर देता है। मैं वही कहना चाहता हूँ। तो आज इनके पास जब आए तब एक रिचार्ज थे, चाम थे, जो फ्रस्ट्रेटेड जो मुस्लिम लोग जो थे, जो कहीं के नहीं रहे, न इधर के न उधर के, ऐसे लोगों ने MIM ज्वाइन किया और ऐसे लोगों ने संवेदनाओं में, भावनाओं में आके अपने वोट दिए। लेकिन भावनाओं से राजनीति नहीं चलती। अब राजनीति को चलाने के लिए भावनाओं से ऊपर उठकर आपको कुछ करना पड़ेगा। कुछ वक्त आपको जब मिला है तो आपको करना पड़ेगा। बीजेपी की A या B या C टीम होने से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं। आज कॉरपोरेशन के चुनाव में, कोई भी इलेक्शन में मुस्लिम इलाके में उन्होंने चुनाव लड़े तो मुस्लिम इलाकों में से मुस्लिमों को ही हराकर वो चुनाव जीत कर आए। किसी बीजेपी के इलाके में जाके उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा MIM ने, और किसी बीजेपी के ख़िलाफ़ में चुनाव नहीं लड़ा। पहली बात तो ये तो हम ये नहीं, कोई पुख्ता नहीं होता, क्योंकि कांग्रेस नहीं कोई आशीर्वाद नहीं है। अगर बीजेपी के ख़िलाफ़ आके लड़ते हैं तो ये माना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस की जो राजनीति है उससे आज नौजवान तबका उब गया था, तो उसका एक कुछ ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ रहा था और ऑप्शन उनको MIM में मिला। तो ये बातें जो है मुसलमान तबका, नौजवान तबका, जब कांग्रेस की जो ये मैंने पहले बताया कि अनपढ़ राजनीति जो है और किसी को आगे नहीं आने देने की राजनीति है,
कोई कार्यकर्ता को आगे नहीं आने देना, किसी हर कार्यकर्ता का यूज़ एंड थ्रो का इस तरह इस्तेमाल करना, ये जो आज जो हालात है, इस वजह से कांग्रेस जो है उसका ऑप्शन में ये MIM आई है। बीजेपी का कोई आशीर्वाद नहीं है और बीजेपी का न रहेगा, क्योंकि हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। सूफी अनवर जी, बीजेपी के लिए कांग्रेस, मजलिस और आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी चुनौती कौन है? नहीं, भाजपा के लिए कोई चुनौती नहीं है, ना A ना B ना C ना कांग्रेस ना आप ना MIM तो वैसे भी कोई हमारे लिए कोई बहुत बड़ा कोई विषय नहीं है। और आम आदमी पार्टी का भी जो है एक लिमिटेड दायरा है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस आज कहीं नहीं है। आप देखिए, आज कांग्रेस कहीं नहीं है, न नेता है, न नेतृत्व है, न शक्ति है, बिल्कुल दिशा और दशाहीन कांग्रेस है। ऐसी जो कांग्रेस है वो आज भाजपा को हराने में किसी तरह से सक्षम नहीं है। न आम आदमी पार्टी है, क्योंकि भाजपा का जो ग्रासरूट वर्कर है, जो पेज प्रमुख है, जो पन्ना प्रमुख जिसको कहते हैं, आज भाजपा का संगठन जो है हर इलाके में, हर बूथ तक पहुंच चुका है। तो ऐसे हालात में उनको अगर जीतना है या सामने लड़ना है तो उनको इस तरह की काबिलियत पहले लगानी पड़ेगी, काबिल होना पड़ेगा, तब जाके ये जीत पाएंगे। तो हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। गुजरात तो बीजेपी का गढ़ रहा है। सूफी अनवर जी, ये बताइए कि आज तक बीजेपी ने कितने गुजरात के अंदर मुस्लिम नेता पैदा किए हैं या बनाए हैं? हजारों नेता पैदा हुए, कई नेता पैदा हुए। हम गुजरात के अंदर जब से जनसंघ के से जब भाजपा जब थी, तब से लेकर मरहूम कासम भाई अछवा थे, मरहूम गनी भाई कुरैशी थे, ऐसे कई नेता थे, यासीन भाई अजमेर वाला थे, कई ऐसे नेता थे जो भाजपा ने पैदा किए। लेकिन सवाल ये है कि वो अपने अपने इलाकों में उन्होंने बेहतरीन काम किया। कासम भाई अछवा जब केशुभाई की और उनके पहले की जो सरकारें थी, तब संसदीय कार्य मंत्री थे, सचिव थे। तो ऐसे हालात में भाजपा ने मुसलमानों को नहीं दिया। आज के हालात में अभी कुछ ही दिन पहले सूफी MK चिश्ती साहब जो है, जो सूरत के रहने वाले, जो भाजपा के अल्पसंख्यक फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी थे और भाजपा के गुजरात के अध्यक्ष भी थे, उन्हें आज दिल्ली लेवल पे उनको राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पे उनकी प्रमोशन किया गया। तो भाजपा में मुसलमान नहीं है, ये एक जो सबसे बड़ा जो झूठ फैलाया गया है, ये झूठ भी हम लोग समझते हैं और ये झूठ को भी समझना ज़रूरी है। भाजपा किसी के खिलाफ नहीं है, भाजपा सिर्फ एंटी नेशनल और जो एंटी सोशल लोग हैं उन्हीं के खिलाफ है। बाकी हमारे साथ सारे लोग जुड़े हैं, सारे समाज के लोग जुड़े हैं, हर मुसलमान हमसे जुड़ा हुआ है। जिसका भी कोई मकसद होता है, काम होता है, या गवर्नमेंट के अंदर जो भी उनसे प्रॉब्लम होती है, हमसे आके रब्ता करते हैं और हम उनका जो भी हो सकता है उसका सॉल्यूशन निकाल के देते हैं। सूफी अनवर जी, 2022 में बीजेपी अगर जीतती है और आपको पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाती है तो आपके लिए प्रायोरिटी क्या क्या होंगी? ये मूंग और मसूर की दाल। देखिए, मैं इस मामले में अभी बहुत छोटा हूँ, मेरी इतनी ना तो उम्र है ना तो इतना कोई तजुर्बा है। ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें हर प्लस माइनस को लेकर चलना पड़ता है। तो ये मेरे लिए सवाल जो है ये एक बेईमानी है। लेकिन हाँ, अगर मुझे कोई दायित्व मिलता है पार्टी की तरफ से, किसी भी तरह का दायित्व मुझे निभाने का मिलता है, तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मैं अपने समाज के किस तरह से काम आ सकता हूँ, वो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी होगी। क्योंकि मेरा समाज, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं जिस कौम से आता हूँ, उस कौम के मैं खुद एक गुर्बत से निकल कर बाहर आया हूँ। मैं गरीबी क्या होती है, गुर्बत क्या होती है, वो सब चीज़ मैंने देखी हुई है। दंगे क्या होते हैं, गुर्बत क्या होती है, हर हालात को मैंने फेस किया है। तो मुझे ये है कि अब आने वाले वक्त में मुसलमानों का सबसे पहले तो सेफ्टी, मुसलमान किस तरह से सेफ रहे, दंगा मुक्त गुजरात रहे। किसी भी इलाके में दंगा होता है, दिल को चोट पहुंचती है, हमको भी तकलीफ़ पहुंचती है, हमारे भी दिल है, एहसास है, हमको भी तकलीफ़ पहुंचती है। दंगे नहीं होना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें हो जाती हैं।
तो ये हमारा सबसे पहला मकसद ये रहेगा कि दोनों समाज के बीच में एकता और भाईचारा कायम। मैं उस लेवल पे काम करना चाहता हूँ कि हम दंगा मुक्त समाज चाहते हैं, सबका विकास हो, सब लोग साथ में आए, मिलकर आए। हम ये चाहते हैं फ़िरका वारियत को ख़त्म कर दें, ये सिया है, ये सुन्नी है, ये वो है, ये फ़लाँ है, ये चीज़ को ख़त्म कर दे। ये हमारा बेसिक सबसे बड़ा रोल है। मेरी जो दायित्व जब मुझे मिलता है तो मैं ये करना चाहता हूँ। मैं ऐसा समाज चाहता हूँ कि उसमें ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। हम में ये सबसे बड़ी फ़िरका वारियत जो है, ये फ़िरका वारियत को ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर मुझे दायित्व मिलता है तो मैं ये काम करना चाहता हूँ कि मुसलमानों का मुस्तकबिल, हमको 2031 में 2030 में कहाँ जाना है, हम ये हमको आज से सोचना पड़ेगा कि 10 साल 2021 से 10 साल के बाद हमारा मुस्तकबिल, हमारा बच्चा, हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा। ये आज से सोचेंगे तो हमको आने वाले वक्त में रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैं ये चाहता हूँ, हुकूमत आएगी जाएगी, हुकूमत आती है जाती है, लेकिन जो आदमी का डेवलपमेंट प्रोसेस है वो प्रोसेस हमेशा निरंतर चलता रहता है। लेकिन हमको क्या करना है ये हमको तय करना है। हमें अपने आप को झंझोड़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। हम किसी को हराने या जिताने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम सिर्फ अपनी बात करें, हम किसी और की क्यों बात करें। जहाँ तक अर्बन सेमी अर्बन का मामला है, आज भाजपा के बैनर के ऊपर, भाजपा के सिंबल के ऊपर 200 से ज़्यादा कॉरपोरेटर, जिला पंचायत और तहसील पंचायत के लोग मुसलमान चुन कर आए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज तक ये कहा जाता था कि मुसलमान बीजेपी के बैनर पे चुन के नहीं आता, लेकिन मसला सिर्फ अर्बन एरिया का है, वो भी ख़ास तौर पे अहमदाबाद इलाके का। बाकी अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर अगर हम धोलका में देखें तो धोलका में भाजपा के काउंसिलर हैं। साणंद में देखें तो साणंद में भाजपा के काउंसिलर है। यहाँ पे आणंद देखो, खेड़ा देखो, नडियाद देखो, मऊदा देखो, कपड़वंज देखो, कहीं पे भी अहमदाबाद के सराउंडिंग में कहीं पे भी आप देखो मुस्लिम आपको कॉरपोरेटर मिलेगा, जिला पंचायत का सदस्य मिलेगा। और कई जगह पे तो ऐसा है कि जिला पंचायतों के अंदर मुसलमानों को आज अच्छे से अच्छी पोस्ट दी गई, कॉरपोरेटरों को अच्छे से अच्छी पोस्ट दी गई। ये सत्ता के अंदर बैठ के सत्ता में भागीदारी निभा रहे हैं। ये कौम की भागीदारी है, किसी व्यक्ति की नहीं है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन के अंदर भी मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, विधानसभा में भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब मुसलमानों का वोट का रेशियो बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ऐसे प्रतिनिधित्व भी बढ़ता जाएगा। ये हमारी उम्मीद है। यह थे सूफी अनवर, जिन्होंने बेबाकी से हमारे सवालों के जवाब दिए। व्यक्ति विशेष प्रोग्राम में यहीं तक। अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुदा हाफिज, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।